हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो जैसा कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों की। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक कंप्लीट मैराथन लेके आऊँगी जिसमें ऑल चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने ऑल चैप्टर्स के एमसीक्यू डिस्कस किए थे। उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा 2-3 बार एग्ज़ाम से पहले। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के। स्पेशली क्लास 12th के एग्ज़ाम के लिए, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है तो आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का पूरा वीडियो देख के जाइएगा, पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से देख के जाइएगा। और ये वाला वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर्स कवर करेंगे। ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हमें 4-5 चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करना है। ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, काफ़ी देर लग सकती है। ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 1 पढ़ते हैं जो कि है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हमारा एक ऐसा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें हम अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं और उन्हीं ट्रांजेक्शन्स का एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल डेटा का विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स और वेरियस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो हम कहीं ना कहीं कंप्यूटर पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्यूटर पे तैयार कर रहे हैं कंप्यूटर की मदद से या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से कर रहे हैं। तो वही सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है। चलिए अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये हमारा सिंपल और इंटीग्रेटेड होता है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हमारा यूज़र फ्रेंडली होता है और ये बहुत सिंपल होता है। ठीक है। कोई भी अगर उसको अकाउंटिंग का नॉलेज है तो वो इस पर प्रैक्टिकल कर सकता है, अकाउंटिंग कर सकता है। और ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे बिजनेस ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करता है। इसमें हम अपने टैक्स को भी मैनेज कर सकते हैं, हम अपने अकाउंट्स को भी मैनेज करते हैं, अपने इन्वेंट्री को भी मैनेज करते हैं। ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड होता है, अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है। अगर हम बात करें तो ट्रांसपेरेंसी होती है, हमारा जो डेटा होता है या डे टू डे का जो बिज़नेस ऑपरेशन है वो ट्रांसपेरेंट रहता है, कोई उसको देख नहीं सकता क्योंकि हम पासवर्ड सिक्योरिटी लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा कंप्यूटर पे जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो एक्यूरेट रिजल्ट देती है। हम मानते हैं कि कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता, हम भले करें। ठीक है। तो हमें 100% एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, स्पीड भी बहुत हाई होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि स्केलेबिलिटी होती है। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हमारा स्केलेबल होता है, मतलब ये चाहे जिस तरह का बिजनेस हो उसका कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। चाहे आपका लार्ज लेवल का बिजनेस हो, चाहे आपका मीडियम टर्म का बिजनेस हो, चाहे आपकी पार्टनरशिप फर्म है, चाहे आपका सिंगल ओनर बिजनेस है। ठीक है। सिंगल एंटिटी वाला बिजनेस है, तब भी ये आपको कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम स्केलेबल होता है। ठीक है। रिलायबिलिटी होती है, मतलब ये ज़्यादा रिलायबल होता है। कोई काम अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हम उस वर्क पे बिलीव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हमसे गलतियाँ हो सकती हैं लेकिन मशीन से गलतियाँ नहीं होती। ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मोर रिलायबल होता है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम। चलिए अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। तो एग्ज़ाम में इससे ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से। और इसी को हम 5 पिलर्स भी बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का। तो पहला है हमारा प्रोसीजर, दूसरा है डेटा, तीसरा है पीपल, चौथा है हार्डवेयर, पांचवा है सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो पहला प्रोसीजर जिसमें हम प्रोसेस की बात करते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी टास्क को करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेटा। डेटा का मतलब रॉ फैक्ट्स या फिगर से है जो कि कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं। थर्ड है हमारा पीपल। पीपल यानी कि यूज़र की बात कर रहा है, ह्यूमन की बात कर रहा है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब हमारा फिजिकल पार्ट्स या नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो भी प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर में हैं वो सब हमारे सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग साइकिल की। तो अकाउंटिंग साइकिल की बात करें तो वो स्टेप्स जो कि हम अकाउंटिंग प्रोसेस में करते हैं वही हमारी अकाउंटिंग साइकिल हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनकी हम रिकॉर्डिंग जनरल में करते हैं, और फिर उन जनरल एंट्री को हम लेज़र में पोस्ट करते हैं, और फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर हम एडजस्टमेंट एंट्रीज़ करते हैं, फिर हम एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर हम क्लोजिंग एंट्रीज़ करते हैं, फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा स्टेप है जिसको हम अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें हम अकाउंट्स को टुगेदर ब्रिंग करते हैं, एक सिमिलर नेचर के अकाउंट्स को ब्रिंग करते हैं और एक ही प्लेस पे लिखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। अगर हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो ग्रुपिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहाँ पे ग्रुपिंग अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे बनाई जाती है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यूज़ माइनस एक्सपेंसेस। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो इसी के बेसिस पे हम ग्रुपिंग करते हैं। जैसे एसेट्स की ग्रुपिंग कर दी तो उसमें फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स आ गई। उसी तरीके से लायबिलिटी की ग्रुपिंग की तो उसमें सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिटर और प्रोविज़न, ये सारी चीज़ें आ गई। नेक्स्ट हमने कैपिटल की ग्रुपिंग कर दी तो उसमें हमारी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। इसके बाद हमने रेवेन्यू की ग्रुपिंग कर दी तो उसमें हमारा सेल्स और अदर इनकम्स आ गई। नेक्स्ट हमने एक्सपेंसेस की ग्रुपिंग कर दी तो इसमें रॉ मटेरियल जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो आ गया, सैलरी और वेजेस आ गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ गए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ गए, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस आ गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं कि हम अपने अकाउंट्स का कोड बनाते हैं, ठीक है। कोडिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोड्स अकाउंट्स को अलॉट करते हैं। कोड हमारा नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है, सिंबल के फॉर्म में हो सकता है या लेटर के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम कोड्स की बात करें तो कोड्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक हमारा सिक्वेंशियल कोड है, दूसरा हमारा ब्लॉक कोड है और तीसरा हमारा न्यूमेरिक कोड्स है। तो सिक्वेंशियल कोड एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, ठीक है। इन सिक्वेंशियल कोड नंबर्स एंड और लेटर्स आर अलॉटेड इन अ कंसेक्यूटिव ऑर्डर। तो इसमें एक नंबर या आपका लेटर अलॉट किया जाता है, वही सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। जैसे प्रीमियर कंपनी है तो उसका कोड हो गया CM001 और मॉडर्न कंपनी है तो उसका कोड हो गया CM002, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। इसी तरह कोई और कंपनी आएगी तो हमारा कोड हो जाएगा CM003, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड की बात करें तो ये रेंज ऑफ नंबर्स होते हैं जिनको पार्टीशन किया जाता है सब रेंजेस में। 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जाता है और एक स्पेसिफिक ग्रुप अलॉट किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लें तो 1001-1999 ये टेलीविज़न के लिए कोड हो गया है। उसी तरीके से 2001 से 2999 मोबाइल फ़ोन्स के लिए कोड हो गया है। उसी तरीके से 3001 से 399 रेफ्रिजरेटर के लिए कोड हो गया है। तो यही क्या कहलाएगा, हमारा सिक्वेंशियल कोड कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सॉरी सिक्वेंशियल नहीं, ब्लॉक कोड कहलाएगा, ठीक है, जिसमें हम सब रेंजेस डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा निमोनिक कोड्स। निमोनिक कोड्स क्या होते हैं, जिसमें हम किसी भी टर्म का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स और एब्रीविएशन एज सिंबल्स टू कोडिफाई अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन कोड्स PGT, सॉरी रेलवे स्टेशन का कोड है, अगर पालाकाड का देखें तो PGT है, त्रिवेंद्रम का देखें तो TVC है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है हर एक वर्ड का। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, निमोनिक कोड कहलाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 तरह के कोड होते हैं आपके, सिक्वेंशियल कोड जो एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, ब्लॉक कोड जिसमें अलग अलग सब रेंज बनी होती हैं, और तीसरा हमारा निमोनिक कोड होता है जिसमें शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है हर एक टर्म का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो अगर हम देखें तो इसके 3 सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो कि हर एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। पहला है हमारा पासवर्ड सिक्योरिटी, जिसमें हम पासवर्ड लगाते हैं। दूसरा है डेटा ऑडिट की फैसिलिटी। तीसरा है डेटा वॉल्ट की फैसिलिटी। तो डेटा ऑडिट एक ऐसा फीचर है विच इनेबल अस टू नो अस टू हु एंड व्हाट चेंजेस हैव बीन मेड इन अ ओरिजिनल डेटा। इट हेल्प्स टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पर्सन हु हैज़ मैनिपुलेटेड द डेटा। तो डेटा ऑडिट की एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें डेटा, हमने अगर ओरिजिनल डेटा में कुछ चेंजेस किया है तो वो उसको फिक्स करेगा, ठीक है। कोई अगर डेटा का मैनिपुलेशन कर रहा है तो उससे पता चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी डेटा वॉल्ट की फैसिलिटी। तो वॉल्टिंग विल सेव डेटा इन इनक्रिप्टेड फॉर्म टू इंश्योर इट्स सिक्योरिटी। तो इसमें डेटा इंक्रिप्शन की फैसिलिटी दी जाती है। जैसे हमारी चैट्स होती है व्हाट्सएप पे, उसमें भी डेटा इंक्रिप्शन की फैसिलिटी होती है। तो उसी तरीके से हमारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी डेटा वॉल्ट की फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं मेरिट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो बहुत सारी मेरिट्स हैं। हमारी रिपोर्ट्स टाइमली जनरेट हो जाती है, हमारा टाइम और पैसा बच जाता है, कम समय में जल्दी रिजल्ट निकल जाता है हमारा, ठीक है। डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है, ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन हो जाते हैं, प्रॉफिट लॉस नहीं बनाना पड़ता, बैलेंस शीट नहीं बनानी पड़ती, सब हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना के देता है, बस हमें अपने डेटा को उसमें फीड करना पड़ता है एज अ यूज़र, ठीक है। और हमारा डेटा ट्रांसपेरेंट रहता है, रिलायबिलिटी होती है, एक्यूरेसी होती है। तो ये सारी चीज़ें इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की।
तो डिमेरिट्स क्या है, तो हम अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। सर्वर हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, और कमर में पेन हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग आवर्स तक सिटिंग से प्रॉब्लम हो सकती है। तो और डेटा हैक भी हो जाता है, ठीक है। डेंजर ऑफ हैकर्स एंड स्टीलिंग ऑफ डेटा, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड, अगर स्किल नहीं है हमारे पास तो हम प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर पाएंगे। डेटा लॉस हो सकता है, हमारा मतलब वायरस आ सकता है। और कहीं ना कहीं ह्यूज ट्रेनिंग कॉस्ट ली जाती है एम्प्लॉयज़ से, उनको अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पे अकाउंटिंग करना सिखाया जाता है। तो कुछ कहीं ना कहीं ये सारी आपकी क्या है, डीमेरिट्स है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, ये डीमेरिट मैंने बताया ही आपको। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स सब सिस्टम्स। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, ठीक है। चलिए, तो इसके कई सारे सब सिस्टम होते हैं, जैसे बजट सब सिस्टम हो गया, कॉस्टिंग सब सिस्टम हो गया, कैश एंड बैंक सब सिस्टम हो गया, सेल्स एंड अकाउंट रिसीवेबल सब सिस्टम हो गया, फाइनल अकाउंट सब सिस्टम हो गया, टैक्स अकाउंट सब सिस्टम हो गया, इन्वेंट्री सब सिस्टम हो गया, परचेज एंड अकाउंट पेबल सब सिस्टम हो गया, पेरोल अकाउंटिंग सब सिस्टम हो गया, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग सब सिस्टम हो गया। तो कई सारे सब सिस्टम हैं। जैसे पहला है आपका कैश एंड बैंक सब सिस्टम। तो ये क्या करता है, कैश रिसीप्ट्स और पेमेंट्स को रिकॉर्ड करता है। इसके नाम से ही क्लियर है, तो जितना भी कैश या चेक के थ्रू पेमेंट या रिसीव होगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा इसमें, ठीक है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे डिजिटल हो, ऑनलाइन हो। नेक्स्ट है हमारा सेल्स एंड अकाउंट रिसीवेबल्स सिस्टम। तो ये किससे डील करता है, ये रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स, मेंटेनिंग ऑफ सेल्स लेजर एंड मैनेजिंग रिसीवेबल्स से डील करता है। इसके नाम से ही क्लियर है, ये सेल्स को मैनेज करेगा और अकाउंट रिसीवेबल्स को मैनेज करेगा। नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री सिस्टम। इट जनरेट्स द इन्वेंट्री पोजीशन एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट्स। तो इन्वेंट्री की पोजीशन और वैल्यूएशन रिपोर्ट्स को जनरेट करता है इन्वेंट्री सब सिस्टम, इसके भी नाम से क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा परचेज एंड अकाउंट पेबल सब सिस्टम। तो इट डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ परचेजेज एंड मैनेजिंग पेबल्स। तो ये कहीं ना कहीं परचेज से डील करता है और अकाउंट्स पेबल्स को मैनेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सैलरीज और वेजेस एम्प्लॉयज़ की जो है उनसे डील करता है, पेरोल के नाम से ही क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये कहीं ना कहीं फिक्स्ड एसेट्स की परचेज, उनका एडिशन, उनका डिलीशन, उनका डेप्रिसिएशन, उनकी बुक वैल्यू, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है, इसके भी नाम से क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये कहीं ना कहीं वेरियस टैक्सेस की रिक्वायरमेंट्स को डील करता है। नेक्स्ट है हमारा फाइनल अकाउंट सब सिस्टम। तो इट डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट एंड अदर स्टेटमेंट। तो फाइनल अकाउंट नाम है तो ये फाइनल स्टेटमेंट ही तैयार करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्टिंग सब सिस्टम। तो इट डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। तो ये कहीं ना कहीं इसका मेन फोकस कॉस्टिंग और एक्सपेंसेस पे होगा, क्योंकि इसका नाम है कॉस्टिंग सब सिस्टम। उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा बजट सब सिस्टम, जो कि डील करता है प्रिपरेशन ऑफ बजट फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ये कहीं ना कहीं बजट से डील करता है। तो हमारा फाइनली चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 2 की, जो कि है आपका अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। मतलब हमारा स्प्रेडशीट का क्या रोल है अकाउंटिंग एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो चाहे इसको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोलें, चाहे इसको स्प्रेडशीट बोलें, चाहे एक्सेल बोलें, तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हमारी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, आपकी गूगल शीट हो गई, ये ऑफ़र करती है वाइड रेंज ऑफ फीचर्स। तो ये हमें बहुत सारे फीचर्स ऑफ़र करती है, बहुत सारे पावरफुल टूल ऑफ़र करती है, जिससे हम अपने वेरियस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं, डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है तो वो भी हम इसकी मदद से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन या फिर यूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इन अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का क्या यूज़ है या कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट अगर हम देखें तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में मदद मिलती है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से, ठीक है। ये हेल्प करती है क्रिएट बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन स्ट्रक्चर रोज एंड कॉलम्स। तो हम अपने डेटा को रोज़ और कॉलम के फॉर्म में स्ट्रक्चर कर लेते हैं, तो इससे हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना हो, चाहे बैलेंस शीट बनाना हो, चाहे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट तैयार करना हो, तो उसमें काफ़ी मदद हो जाती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। तो ये कहीं ना कहीं हमें
फ्यूचर फोरकास्ट करने के लिए भी हमारी मदद करता है, चाहे हमें रेवेन्यू फोरकास्ट करना हो या एक्सपेंसेस या फिर कैश फ्लो एनालिसिस करना हो हिस्टोरिकल डेटा लेकर के, तो ये हमारी मदद करता है। ठीक है, डेटा का एनालिसिस करने में भी ये हमारी मदद करता है। इसमें एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, जैसे कि सम हो गया, एवरेज हो गया, पाइवोट टेबल हो गया, जिससे हम अपने फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज कर पाते हैं, ट्रेंड्स और पैटर्न्स को समझ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेरोल मैनेजमेंट। पेरोल मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की मदद से ईजिली एम्प्लॉयज़ की सैलरीज कैलकुलेट कर पाते हैं, उनके डिडक्शंस निकाल पाते हैं, पेरोल स्लिप जनरेट कर पाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं हम अपने इन्वेंट्री को ट्रैक या कंट्रोल कर पाते हैं, कॉस्ट वगैरह समझ पाते हैं, टर्नओवर रेट इफ़िशिएंटली यूज़ कर पाते हैं, मतलब इसका टर्नओवर रेट निकाल पाते हैं फार्मूला या कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके स्प्रेडशीट की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टैक्स कैलकुलेशन। तो कहीं ना कहीं स्प्रेडशीट हमें असिस्ट करता है कि हमें टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, जीएसटी कैसे निकालना है, या अदर टैक्स ऑब्लिगेशंस हम प्री डिफाइंड फार्मूला लगा करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन। तो कहीं ना कहीं हम इससे कंपेयर कर पाते हैं अपने बैंक स्टेटमेंट को कंपनी की बुक से। ठीक है, और एक्यूरेसी को इंश्योर कर पाते हैं। तो ये हमारी बैंक रिकॉन्सिलेशन में भी मदद करता है। ऑडिट ट्रायल्स में भी स्प्रेडशीट हमारी मदद करता है। स्प्रेडशीट मेंटेन अ डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच इज़ क्रूशियल फॉर ऑडिट। तो स्प्रेडशीट में एक डिटेल्ड रिकॉर्ड हमारा रहता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का सभी, तो कहीं ना कहीं ऑडिट करने में मदद करता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट इन अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में क्या एडवांटेजेस है स्प्रेडशीट यूज़ करने का। ठीक है, तो ये हमारी ऑटोमेशन में मदद करता है। ऑटोमेशन का मतलब हो गया स्पीड्स अप रिपीटेटिव टास्क विथ फार्मूला एंड फंक्शन। तो अगर कोई फार्मूला बार बार यूज़ हो रहा है या कोई टास्क है जो बार बार करना है हमें, तो उसको रिपीटेटिव मोड में करने के लिए ये हमें स्पीड प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक्यूरेसी होती है इसमें, ये हमारे ह्यूमन एरर्स को मिनिमाइज़ करता है, कैलकुलेशन हमेशा सही होता है। हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं कैलकुलेशंस में तो रिजल्ट 100% एक्यूरेट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कस्टमाइजेशन। तो ये फ्लेक्सिबल इनफ होता है टू अडॉप्ट स्पेसिफिक अकाउंटिंग नीड्स। तो अकाउंटिंग के जो अलग अलग स्पेसिफिक नीड्स है, जैसे कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, टैक्स निकालना है, या आपको सैलरी के डिडक्शन निकालना है, तो हर एक नीड के लिए ये आपको कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है। आप अपनी नीड्स या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा कॉस्ट इफ़िशियंसी। तो कॉस्ट इफ़िशियंसी होती है इसमें टिपिकली चीपर देन स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से सस्ता होता है हमारा ये स्प्रेडशीट या एक्सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हमें ऑफ़र करता है। तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के फीचर हमें ये ऑफ़र करता है, जैसे रोज़ और कॉलम्स में हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सिस्टमेटिकली, उनकी शॉर्टिंग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं नेम के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, डेटा वैलिडेशन कर सकते हैं, डेटा की एक्यूरेसी या को फाइंड आउट कर सकते हैं रूल सेट करके या डुप्लीकेशन एंट्री को चेकआउट करके। ठीक है, तो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ये हमें बिल्ट इन फार्मूला फंक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैथमेटिकल फंक्शंस प्रोवाइड करता है, सम निकालना है, एवरेज निकालना है, या कोई चीज़ काउंट करनी है। ठीक है, लॉजिकल फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि इफ़ हो गया, एंड हो गया, और हो गया, या कंडीशनल लॉजिक लगाना है, हमें कोई कंडीशन लगाना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। डेट और टाइम के फंक्शंस प्रोवाइड करता है, हम अपनी डेट और टाइम को हैंडल कर सकते हैं डेटा को इफ़िशिएंटली। ठीक है, डेट और टाइम के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिसमें हम लोन का पेमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, डेटा एनालिसिस टूल्स ये प्रोवाइड करता है, जैसे कि पाइवोट टेबल, जिसमें हम समराइज़ करते हैं लार्ज डेटा सेट्स को, समराइज़ और एनालाइज करते हैं। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, या जो भी स्पेसिफिक कंडीशन लगा करके हमें किसी डेटा को हाईलाइट करना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें व्हाट इफ़ एनालिसिस प्रोवाइड करता है, जिसमें हम स्कैनरियोज इवेलुएट कर सकते हैं, जैसे गोल सिक का यूज़ करते हैं, डेटा टेबल्स का यूज़ करते हैं। और ये हमें विजुअलाइजेशन फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे हम चार्ट और ग्राफ के फॉर्म में कोई डेटा दिखा सकते हैं, स्पार्क लाइंस बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये हमें ऑटोमेशन के फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे मैक्रोज प्रोवाइड करता है, डायनेमिक डेटा
या हम फार्मूला का यूज़ करके ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेते हैं कैलकुलेशंस को जब हमारा डेटा चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। हम अपने डेटाबेस से वेबसाइट या अदर सॉफ्टवेयर पे डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, CSV, PDF या एक्सेल के फॉर्मेट में। सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हम इसको अपनी जो भी एक्सेल की फ़ाइल है उसको पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वर्ज़न कंट्रोल कर सकते हैं ताकि कोई चेंजेस हों तो वो प्रीवियस वर्ज़न को रीस्टोर कर ले, ठीक है। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि ऑफ़र करता है स्प्रेडशीट अकाउंट्स को, ठीक है, अकाउंटिंग करने के लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आर इनक्रेडिबली यूज़फुल फॉर जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये बहुत यूज़फुल होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए, जो कि हमारे वेरियस फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा BRS, जिसको हम फुल फॉर्म क्या है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसमें हम बैंक के डेटा को कैश बुक से टैली करते हैं या कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो स्प्रेडशीट्स आर यूज टू रिकॉन्सिल डिफरेंसेस बिटवीन द कैश बुक, कंपनी रिकॉर्ड एंड द बैंक स्टेटमेंट। तो ये हमारे डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने में या रिकॉन्सिल करने में मदद करता है, कैश बुक यानी कि हमारे कंपनी के रिकॉर्ड को बैंक के स्टेटमेंट से टैली करने में, ठीक है। कैसे ये वर्क करता है, तो इट क्रिएट कॉलम्स फॉर ट्रांजैक्शन डेट्स, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट इन और आउट एंड बैलेंसेस फॉर बोथ द बैंक स्टेटमेंट एंड कंपनी रिकॉर्ड्स। तो अलग अलग कॉलम में सारी चीज़ें डिवाइड करता है। यूज़ फार्मूलाज टू हाईलाइट डिस्क्रिपेंसीज एंड सच एज अनमैचिंग डिपॉजिट है, अगर विड्रॉल है तो उसके लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं। ऑटोमेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग चेक्स और डिपॉजिट इन ट्रांसिट, आउटस्टैंडिंग है अगर तो उसको अलग करते हैं, ठीक है। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो ये क्लियर व्यू प्रोवाइड करता है रिकॉन्सिल्ड एंड अनरिकॉन्सिल्ड आइटम्स का, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिकॉर्ड की एक्यूरेसी भी होती है क्योंकि हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं अपने डेटा को रिकॉन्सिल करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये BRS में भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट है हमारा एसेट अकाउंटिंग। तो एसेट अकाउंटिंग में स्प्रेडशीट का क्या रोल है, तो स्प्रेडशीट हेल्प इन मैनेजिंग फिक्स्ड एसेट्स, कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एंड ट्रैकिंग देयर करंट वैल्यू। तो ये कहीं ना कहीं फिक्स्ड एसेट्स को मैनेज करने में, उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में, उसकी बुक वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू क्या है, उसको ट्रैक करने में हमारी मदद करता है। तो अगर हम बात करें तो ये एसेट अकाउंटिंग में कैसे वर्क करता है, तो मेंटेन होता है इसमें एसेट रजिस्टर, जिसमें कॉलम होता है एसेट आईडी का, उसका डिस्क्रिप्शन होता है, उसकी परचेज डेट होती है, कॉस्ट होती है, यूज़फुल लाइफ होती है, सेल्वेज वैल्यू होती है, ठीक है। यूज़ फंक्शंस टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन मेथड। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम जो है फंक्शंस का यूज़ करते हैं, फार्मूला का यूज़ करते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन निकालना है या डिक्लाइनिंग बैलेंस से निकालना है, और फिर हम नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर टाइम उसके हिसाब से ट्रैक करते हैं, ठीक है। अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो ये हमारी एसेट्स को मॉनिटर करने में सिंप्लीफाई कर देता है हमारे डेटा को, और प्रॉपर अकाउंटिंग हो पाती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस की स्प्रेडशीट की मदद से, ठीक है। चलिए, अब बात करें लोन रीपेमेंट शेड्यूल। तो लोन रीपेमेंट शेड्यूल में ये कैसे वर्क करता है, तो स्प्रेडशीट आर यूज टू क्रिएट शेड्यूल्स। तो ये शेड्यूल्स क्रिएट करता है जो कि आउटलाइन किए रहते हैं कि हमारी लोन रिपेमेंट डिटेल्स क्या है, जैसे EMI कैलकुलेशन हो गया या इंटरेस्ट कितना ब्रेक डाउन हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं हम फार्मूला का यूज़ करके इस डेटा को भी रिकॉर्ड रख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे ये काम करता है, तो इसके लिए हमें फाइनेंशियल फार्मूला जैसे कि PMT का यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट मंथली पेमेंट बेस्ड ऑन लोन अमाउंट, या फिर इंटरेस्ट रेट या टेन्योर निकालते हैं, जिसमें कॉलम क्रिएट किए जाते हैं ओपनिंग बैलेंस के, और इंटरेस्ट जो पे किया, प्रिंसिपल क्या पे किया या क्लोजिंग बैलेंस क्या पे किया, इसका पूरा कॉलम हम बनाते हैं। और फिर हम डायनेमिक मॉडल्स जनरेट करते हैं जहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं अगर इंटरेस्ट रेट के या लोन टेन्योर के, तो उसको इंटायर शेड्यूल को ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फार्मूला का यूज़ करके हम अपने लोन रिपेमेंट शेड्यूल को भी समझ पाते हैं। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये क्लियर विजिबिलिटी देता है हमारे रीपेमेंट प्रोग्रेस की, और फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारी मदद करता है, ठीक है, क्योंकि हम अपने लोन का शेड्यूल जान पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग हो जा रही है कि हाँ हमको इस मंथ में इतना लोन पे करना है। चलिए, अब नेक्स्ट हमारी रेशियो एनालिसिस में ये कैसे मदद करता है, तो स्प्रेडशीट एनालाइज फाइनेंशियल रेशियोज टू एसेस द कंपनीज परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। तो कहीं ना कहीं ये रेशियो एनालिसिस में हमारी मदद करता है, हम फाइनेंशियल रेशियोज को एनालाइज कर पाते हैं स्प्रेडशीट की मदद से। कैसे करते हैं, कैसे काम करते हैं इसमें, तो देखते हैं।
तो हमें पहले डेटा को इनपुट करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, सच एज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी रेशियो हो गया, जैसे करंट रेशियो हो गया, उसी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिसमें हम नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं, ये हमारा इफ़िशियंसी रेशियो जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया। तो ये सारे रेशियोज़ हम निकालते हैं। पहले हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इनपुट करते हैं, फिर हम रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, तो उससे हमारा रेशियो कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, फिर हम चार्ट्स या कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं उसको विजुलाइज करने के लिए, ठीक है, और समझने के लिए। अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो ये कहीं ना कहीं क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड करता है हमको अपने फाइनेंशियल मैट्रिक्स से, क्योंकि हम अपने रेशियोज़ को एक पिक्चर्स के फॉर्म में देख रहे हैं, एक ग्राफ या चार्ट के फॉर्म में देख रहे हैं, तो हमें आसानी से चीज़ें याद भी हो रही है और समझ में भी आ रही हैं, और जब समझ में आ रही हैं तो सही से हम डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है वाई यूज़ स्प्रेडशीट फॉर दीज एप्लीकेशंस। तो दीज एप्लीकेशंस के लिए हम स्प्रेडशीट का क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूला इंश्योर कैलकुलेशंस आर एक्यूरेट एंड ऑटोडेटेड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फार्मूले से हमारा कैलकुलेशन सही हो रहा है, एक्यूरेट रिजल्ट हो रहा है और ऑटोमेटिक हो जा रहा है हमारा फार्मूला। जैसे ही हम डेटा चेंज कर रहे हैं तो उस हिसाब से फार्मूला सेट हो जा रहा है। ठीक है, इसमें कस्टमाइजेशन हो जाता है, हम अपनी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से चीज़ों को फ्लेक्सिबल रूप में बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। विजुलाइजेशन करना आसान है, हम पिक्चोरियल फॉर्म में अपने डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर डिसीजन मेकिंग हो पा रही है। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये नेसेसरी हो जाता है। चलिए, तो ये वाला चैप्टर थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें हम फार्मूलाज भी देखेंगे। तो बेसिक एक्सेल फार्मूला की बात करते हैं जो कहीं ना कहीं अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ पॉपुलर टूल फॉर मैनेजिंग डेटा एंड परफॉर्मिंग डेटा एनालिसिस। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉपुलर टूल है जिसमें हम डेटा को मैनेज करते हैं या डेटा का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ यूज फॉर जनरेटिंग एनालिसिस रिपोर्ट, बिजनेस इंसाइट्स एंड स्टोरिंग ऑपरेशनल रिकॉर्ड्स। तो हमें सिंपली से कुछ सिंपल कैलकुलेशंस हैं जो कि हम एक्सेल में करते हैं, जैसे कि आपके हो गया सम का, हो गया मिनिमम का, हो गया मैक्सिमम का, हो गया आपका एवरेज का, हो गया काउंट का, हो गया पावर का, हो गया। ठीक है, उसी तरीके से लोअर अपर हो गया, प्रॉपर हो गया, नाउ हो गया, टुडे हो गया, डेट इफ़ हो गया, लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, वी लुकअप हो गया, इफ़ हो गया। तो ये कुछ पॉपुलर फार्मूलाज हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये एक्सेल फार्मूलाज क्यों ज़रूरी हैं। क्योंकि हमें इफ़िशियंसी चाहिए, हमें ऑटो जो टास्क हमारा बार बार रिपीट हो रहा है उसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए चीज़ें, ये चाहिए। हमें अपना टाइम सेव करना है, अपने मैनुअल एरर्स को रिड्यूस करना है, इसलिए हम फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं। हमें अपने डेटा को एनालाइज करना है, हमें एक्यूरेसी चाहिए, हमारे डेटा को कोई मैनिपुलेट ना कर सके, ये भी चाहिए। हमारी एसेसिबिलिटी एक्सेल प्रोवाइड करता है यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान बना देता है, नॉन टेक्निकल कर देता है। वर्सेटैलिटी होती है क्योंकि इसका वाइडली यूज किया जाता है, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे आपके कोई भी बिजनेस हो। ठीक है, कस्टमाइजेशन ये प्रोवाइड करता है, हम अपनी स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस या कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। चलिए, अब बात करते हैं बेसिक टर्म्स इन एक्सेल। तो कुछ बेसिक टर्म हैं जैसे फार्मूला और फंक्शन। तो अगर हम बात करें फार्मूले का मतलब क्या है, तो इन एक्सेल अ फार्मूला इज़ एन एक्सप्रेशन। तो फार्मूला क्या है, बेसिकली एक एक्सप्रेशन है जो कि ऑपरेट करता है वैल्यूज़ को, जिसमें रेंज ऑफ सेल्स या सेल होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक फार्मूला हमने लगाया है, कोई भी फार्मूला एक्सेल में इक्वल टू से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो हम बात कर रहे थे फार्मूला की, तो एक फार्मूला लगाया है इक्वल टू A1 + A2 + 3, जो कि क्या करेगा, ये हमको सम करके देगा A1 से लेके A3 सेल का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस हमारे प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं एक्सेल में। प्री डिफाइंड का मतलब हो गया कि ऐसे फार्मूला जो पहले से एक्सेल में हैं उन्हीं को क्या कहेंगे, प्री डिफाइंड फार्मूला कहेंगे, और वही क्या कहलाते हैं, फंक्शंस कहलाते हैं। तो ये हमारा एलिमिनेट करता है लेबोरियस मैनुअल एंट्रीज ऑफ फार्मूलाज, हमें बार बार मैनुअल एंट्री नहीं करनी पड़ती। ठीक है, जैसे सम करना है तो इक्वल टू सम लिख करके A1 से A3 का हमने वो दे दिया, तो ये हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ये हमारा A1 से A3 का सम हमें प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कौन से तरीके होते हैं जिससे हम अपने डेटा को एक्सेल में इंसर्ट कर पाते हैं, सिंपल इंसर्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो टिपिकली अ फार्मूला
inside the cell or the formula bar is the most straightforward method for of inserting basic Excel formulas। तो जो प्रोसेस है वो यूजुअली किससे स्टार्ट होता है, इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, मैंने अभी आपको बताया है। चलिए तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद ही कोई फार्मूला हम लगाएंगे, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे हम इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद ही कोई फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। सेकेंड अगर हम बात करें यूजिंग इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन फॉर फार्मूलाज टैब, तो फार्मूला टैब में हमें इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन का यूज़ करते हैं हम। ये देखिए इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन का यूज़ किए तो इतने फार्मूलाज हैं, हम जो भी चाहे सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेलेक्टिंग अ फार्मूला फ्रॉम वन ऑफ द ग्रुप्स इन अ फार्मूला टैब। तो एक ग्रुप में अगर हमें फार्मूला लगाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस ऑप्शन इज़ यूज फॉर दोज हु वांट टू डेल्व इनटू देयर फेवरेट फंक्शंस क्विकली। अगर अपने फेवरेट फंक्शंस को आप क्विकली लाना चाहते हैं तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। टू फाइंड दिस मीनू नेविगेट टू द फार्मूला टैब, इस मीनू को खोजने के लिए हमें फार्मूला टैब पे जाना है, अपने प्रेफर्ड ग्रुप को सेलेक्ट करना है, फिर क्लिक टू शो अ सब मीनू फील्ड विथ अ लिस्ट ऑफ फंक्शंस, हमें अपने फंक्शंस को सेलेक्ट करना है जिसको हम बार बार रिपीटेडली यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए 4 पॉइंट है हमारा यूजिंग ऑटो सम ऑप्शन। तो ऑटो सम ऑप्शन का यूज़ किस लिए किया जाता है, फार्मूलाज टैब एंड क्लिक द ऑटो सम ऑप्शन। तो ऑटो सम कहाँ मिलेगा हमें, ये हम फार्मूला टैब में जाएंगे एक्सेल में, तो यहाँ पे हमें ऑटो सम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा दिया हुआ है तो हम ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे लाके, तो ये पूरे डेटा का हमारा टोटल बता देगा, तो यही क्या कहलाएगा, ऑटो सम कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्विक इंसर्ट। अगर हमें क्विक इंसर्ट करना है तो उसके लिए रिसेंटली यूज्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो हमने पहले इंसर्ट किया था इससे पहले वही फॉर्मूला यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं क्विक इंसर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेसिक फार्मूला जो कि हम एक्सेल में यूज़ करते हैं। जैसे पहला है हमारा सम, तो अगर हमें 24, 23, 21 और 31 का सम करना है तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, सम लिखेंगे और ब्रैकेट में वैल्यू लिखेंगे कि रेंज बताएंगे कि C2 से हमें C5 तक का सम करना है, ठीक है। जैसे C2 हमारी हो गई ये वाली सेल और C5 हो गई हमारी ये वाली सेल, तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे टोटल 99 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम की, ठीक है। तो जैसे E2 से E5 में हमें मिनिमम जानना है, तो E2 से E5 में मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कितना है हमारा 60 आ जाएगा, सबसे कम जो है 60 है तो मिनिमम में 60 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू लिखेंगे, MIN लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे और रेंज डिसाइड करेंगे तो उसी रेंज का मिनिमम बताएगा, ठीक है। उसी तरीके से मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम 82 आ रहा है, तो मैक्सिमम के लिए भी मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और रेंज डिसाइड करेंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैक्सिमम आ गया। अब एवरेज की बात करें तो अगर हमें किसी डेटा का एवरेज निकालना है, जैसे यहाँ पे एवरेज निकालना है एज का, तो एवरेज निकालने के लिए हमें इक्वल टू एवरेज और C2 से C5 लेना है, रेंज हम सेलेक्ट करेंगे और फिर इंटर कर देंगे तो हमारी एवरेज निकल आएगी, ठीक है। चलिए तो फाइनली हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं चैप्टर 3 पे, ठीक है। चैप्टर 2 काफ़ी बड़ा था लेकिन चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आपका उतना बड़ा नहीं है। तो चैप्टर 3 की बात करें तो जो कि है आपका यूज़ ऑफ स्प्रेडशीट इन बिजनेस एप्लीकेशन। तो स्प्रेडशीट का बिजनेस एप्लीकेशन में क्या यूज़ है, तो इसमें हम पे रोल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो पे रोल अकाउंटिंग में हम बेसिकली अपनी सैलरी से रिलेटेड फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो पे रोल क्या है, बेसिकली इट इज़ अ स्टेटमेंट prepared by every organization showing the details of salary paid to its employees। तो पेरोल बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर किया जाता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी पे कर रहे हैं उसकी डिटेल्स होती है, ठीक है। तो पेरोल कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा बेसिक पे होता है। तो बेसिक पे क्या है, तो इट इज़ द पे इन द पे स्केल। तो पे स्केल में जो हमारा पे है जो एक फिक्स्ड अमाउंट है उसी को क्या बोलते हैं, बेसिक पे, मतलब इतना तो पे करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डियरनेस अलाउंस जिसको शॉर्ट में DA बोलते हैं। तो ये क्या है, ये कंपनसेशन है टू मेक अप द परचेजिंग पावर ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यू टू प्राइस राइज। तो डियरनेस अलाउंस हमारा एक परचेजिंग पावर जो बढ़ रही है उसके हिसाब से, जो प्राइस बढ़ रहा है उसके हिसाब से एम्प्लॉयज़ को एक कंपनसेशन दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डियरनेस पे, इट इज़ द पोर्शन ऑफ DA विच इज़ मर्ज्ड विथ BP। तो ये हमारा डियरनेस अलाउंस का कुछ पोर्शन होता है डियरनेस पे जो कि हम अपने बेसिक पे में मर्ज करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा HRA जो कि हाउस रेंट अलाउंस होता है, ठीक है। तो ये हम अगर रेंट पे ले रहे हैं तो उसके एक्सपेंसेस देती है
हमें ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। और नेक्स्ट हमारी अदर अर्निंग्स होती है जिसमें एजुकेशनल अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, वॉशिंग अलाउंस हो गया, अलग अलग तरह के अलाउंस हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं डिडक्शंस कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, हमारा प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज़ का कटता है। ठीक है, लोन इंस्टॉलमेंट होती है अगर लोन लिया है तो, और अदर डिडक्शंस भी हैं अगर कोई हैं तो। अब बात करते हैं कि ग्रॉस पे और नेट पे कैसे निकाला जाता है। एग्ज़ाम में अक्सर ये निकालने के लिए या इसका फॉर्मूला पूछता है। तो अगर हम बात करें तो ग्रॉस पे का फॉर्मूला क्या है, चाहे उसको ग्रॉस पे कहिए या टोटल अर्निंग कहिए, तो हम बेसिक पे में डीएनएस अलायंस और एचआरए और टीए और अदर अलायंस ऐड कर देते हैं तो हमारा ग्रॉस पे निकल जाता है। और नेट पे निकालने के लिए हमें ग्रॉस पे में से टोटल डिडक्शंस माइनस करनी होती है। ठीक है, टोटल डिडक्शंस में क्या क्या आ जाएगा, चाहे प्रोफेशनल टैक्स हो, चाहे टीडीएस हो, चाहे प्रोविडेंट फंड हो, चाहे लोन इंस्टॉलमेंट हो। ठीक है, तो टोटल डिडक्शंस माइनस कर देंगे। टोटल डिडक्शंस का फॉर्मूला क्या है, आपकी वही प्रोविडेंट फंड हो गई, ठीक है, टीडीएस हो गया, लोन इंस्टॉलमेंट या अदर डिडक्शंस हो गई। तो ग्रॉस पे में से टोटल डिडक्शन माइनस कर देंगे तो नेट पे निकल आएगा। और ग्रॉस पे निकालने के लिए हमें बेसिक पे, डीएनएस अलायंस, सभी अलायंस को ऐड करना होगा। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है एसेट अकाउंटिंग। तो एसेट अकाउंटिंग क्या है, तो इट इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। तो इसमें डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन करना, एसेट रजिस्टर मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब एसेट्स को मेंटेन करना। ठीक है, डेप्रीशिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो डेप्रीशिएशन क्या है, जो कि परमानेंट डिक्रीज हमारी फिक्स्ड एसेट्स में हो रहा है, वही क्या कहलाता है, डेप्रीशिएशन कहलाता है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं, एक आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, दूसरा आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो पहले बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की, जिसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे एसेट्स की कैलकुलेट किया जाता है। तो ये इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, सिंटेक्स क्या है, तो इक्वल टू SLN लिखेंगे, ब्रैकेट में कॉस्ट, सेल्वेज वैल्यू और लाइफ लिखेंगे। तो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होके आ जाएगा। कभी कभी इसका सिंटेक्स पूछता है तो याद रखिएगा, कॉस्ट का मतलब एक्वाजिशन कॉस्ट से है, सेल्वेज का मतलब आपकी स्क्रैप वैल्यू से है, मतलब ख़राब जो हो रही है, और वेस्टेज या स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं या सेल्वेज कॉस्ट बोलते हैं। लाइफ मतलब लाइफ पीरियड ऑफ एसेट्स के है कि एसेट्स की लाइफ कितनी है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों चीज़ों से हमारा वो निकल जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन बैलेंस, सॉरी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या फिर हम इसको रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं, जिससे हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता रहता है ईयर टू ईयर। ठीक है, तो अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंस ऑफ एसेट्स एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। तो बैलेंस ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स का बैलेंस है हर बिगनिंग में, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो इसमें हमारा DB इक्वल टू DB लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, कॉस्ट हो गया, सेल्वेज हो गया, लाइफ हो गया, पीरियड हो गया, मंथ हो गया। तो कॉस्ट में एक्वाजिशन कॉस्ट आ जाएगी, सेल्वेज में स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी, लाइफ में लाइफ ऑफ एसेट्स आ जाएगी, पीरियड में हमारा ईयर फॉर विच डेप्रीशिएशन इज कैलकुलेटेड, जिस ईयर का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो पीरियड आ जाएगा, और मंथ में नंबर ऑफ मंथ इन द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में कितने मंथ हैं जिसमें डेप्रीशिएशन लगाना है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंटेक्स होता है डेप्रीशिएशन लगाने का। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लोन रीपेमेंट शेड्यूल। तो लोन रीपेमेंट शेड्यूल में हम कैसे अपने लोन्स निकालते हैं, तो इट इज़ अ कंप्लीट टेबल ऑफ पीरियोडिक लोन रीपेमेंट। तो इसका एक कंप्लीट टेबल होता है शोइंग द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट होता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है, ईच इंस्टॉलमेंट अंटिल द लोन इज़ फुली पेड अप, सभी इंस्टॉलमेंट होती है। इट ऑल्सो शोज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन अमाउंट, इसमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी जो लोन अमाउंट का है वो भी होता है, उसका इंस्टॉलमेंट भी होता है। इसके लिए हम PMT फंक्शन का यूज़ करते हैं ये सब निकालने के लिए। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर 3 हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 क्या है हमारा, ग्राफ्स और चार्ट फॉर बिजनेस डेटा। तो शुरू करते हैं। तो ग्राफ की बात करें तो बेसिकली ग्राफ क्या है, एक डायग्राम है जो कि रिलेशन शो करता है टू वेरिएबल्स के बीच में। और अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ अ डेटा इन अ वर्कशीट। तो वर्कशीट में जो हमारा डेटा है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चार्ट कहलाता है। और ग्राफ हमारा एक डायग्राम होता है जो कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन शो करता है। ठीक है,
टाइप्स ऑफ चार्ट की बात करें तो हमारा कॉलम चार्ट ये है, ये हमारा पाई चार्ट हो गया, ये हमारा लाइन चार्ट हो गया, ये हमारा बार चार्ट हो गया, ये हमारा एरिया चार्ट हो गया, ये हमारा कॉलम लाइन चार्ट हो गया, और एक हमारा डॉफनट चार्ट होता है जो कि पाई चार्ट से ही बनता है, जिसमें अलग अलग वो होती हैं, सर्कल्स होते हैं, बीच में सर्कल खाली होता है, ठीक है, उसी को डॉफनट चार्ट बोलते हैं, तो याद रखिएगा। तो पहला है हमारा कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट आर यूजफुल फॉर शोइंग डेटा चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर इलस्ट्रेटिंग कंपेरिजन एमंग आइटम्स। तो जैसा कि पिक्चर में भी दिख रहा है कि कॉलम चार्ट में हम ईयर टू ईयर कंपेरिजन अगर करना हो तो उसके लिए कॉलम चार्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बार चार्ट। तो बार चार्ट का ऑल्सो विजुलाइज कंपेरिजन एमंग आइटम्स, तो ये भी कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पाई चार्ट। हियर द डेटा सीरीज इज डिस्प्लेड एज अ परसेंटेज। तो इसमें जब हमें किसी को परसेंटेज के फॉर्म में दिखाना होता है एक डेटा सीरीज को, तो हम पाई चार्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉफनट या डोनट चार्ट। तो डोनट चार्ट हमारा पाई चार्ट के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें दो एक्सेप्शंस होते हैं। वन, इट हैज़ अ होल, इसमें बीच में एक होल होता है इन द मिडिल, एंड इट कैन डिस्प्ले मोर देन वन डेटा सीरीज, और ये एक से ज़्यादा डेटा सीरीज़ को डिस्प्ले करता है, लेकिन पाई चार्ट केवल एक डेटा सीरीज़ को डिस्प्ले करता है, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ चार्ट या फिर ग्राफ। तो कभी कभी इस एग्ज़ाम में इसका एलिमेंट भी पूछा जाता है। तो जैसे ये क्या है आपकी, ये डेटा टेबल हो गई, ये ऊपर जो लिखा गया है ये आपका चार्ट टाइटल हो गया, ये जो लाइन्स है इसको ग्रिड लाइन्स बोलते हैं, और ये जहाँ पे प्लॉट बने हुए हैं ये हमारा प्लॉट एरिया हो गया, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, और नीचे वाली आपकी एक्स एक्सिस हो गई, और ये हमारा चार्ट का एरिया हो गया जहाँ अलग अलग नाम दिए हुए हैं, और ये जो डेटा दिखाया गया है ये हमारी डेटा सीरीज़ हो गई, ठीक है। तो चार्ट का एरिया क्या है, तो द इंटायर एरिया ऑफ चार्ट इंक्लूडिंग ऑल एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज चार्ट एरिया। तो पूरा इंटायर एरिया जो चार्ट का है जिसमें हमारे सभी एलिमेंट्स इंक्लूड हैं उसी को चार्ट एरिया कहते हैं, ठीक है। और प्लॉट एरिया की बात करें तो प्लॉट एरिया क्या होता है, तो द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एंड वाई एक्सिस इन अ 2D चार्ट। तो अगर 2D चार्ट है तो दो एक्सिस होती है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, लेकिन अगर 3D चार्ट है तो तीन एक्सिस होती हैं, याद रखिएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इस कॉल्ड एज प्लॉट एरिया, और उसी को हम प्लॉट एरिया बोलते हैं, ठीक है। चार्ट फ्लोर क्या होता है, तो द चार्ट फ्लोर इज़ द फ्लोअर एरिया ऑन विच द डेटा पॉइंट्स आर प्लेस्ड। तो चार्ट फ्लोर क्या है, चार्ट फ्लोर ये है हमारा लोअर एरिया, ठीक है, इसी को चार्ट फ्लोर बोलते हैं। अब चार्ट मेन टाइटल, वही जो ऊपर का चार्ट का टाइटल होता है उसी को चार्ट मेन टाइटल बोलते हैं, जिसमें हम हेडिंग या टॉप हेडिंग लिखते हैं। अब चार्ट सब टाइटल, हम चार्ट का सब टाइटल भी लिख सकते हैं जो हमारे टाइटल को आइडेंटिफाई करता हो या पर्पस को आइडेंटिफाई करता हो। अब एक्स एक्सिस होती है आपको पता ही है हॉरिजेंटल, वाई एक्सिस आपकी वर्टिकल होती है चार्ट में, और जेड एक्सिस 3D चार्ट के केस में होती है और ये डेप्थ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। चलिए, अब एक्सिस टाइटल्स क्या होते हैं, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे टाइटल्स लिखे हैं उसी को आपके एक्सिस टाइटल्स बोलते हैं। डेटा पॉइंट क्या होता है, तो द इंडिविजुअल वैल्यूज प्लॉटेड इन अ चार्ट। तो इंडिविजुअल जो वैल्यूज पॉइंटेड आउट होती हैं चार्ट पे उसी को क्या बोलते हैं, उसी को डेटा पॉइंट्स बोलते हैं, चाहे वो बार में हो, कॉलम में हो, लाइन में हो, या पीस में, पाई चार्ट्स में हो, ठीक है। अब डेटा सीरीज़ क्या है, तो डेटा मार्कर्स ऑफ द सेम कलर और पैटर्न आर कॉल्ड डेटा सीरीज़। तो जैसे कुछ रेड कलर से दिखाया है, ठीक है, कुछ येलो से दिखाया है, तो वही क्या कहलाएगा, डेटा सीरीज़ कहलाएगी। अब नेक्स्ट है लीगेंड। लीगेंड कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। तो लीगेंड इज एन आइडेंटिफायर ऑफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शोन इन द चार्ट और ग्राफ। तो ये हमारा आइडेंटिफायर होता है जिसमें पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं, चार्ट और ग्राफ की सभी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब डेटा लेवल क्या होता है, तो द वैल्यू ऑफ डेटा सीरीज प्लॉटेड इन अ चार्ट इज नोन एज डेटा लेवल। तो जो हमारी डेटा सीरीज का प्लॉट बना हुआ है चार्ट पे उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा लेवल बोलते हैं, उसी वैल्यूज़ को। अब ग्रिड लाइन क्या है, तो जो लाइंस क्रिएटेड है वर्टिकल या हॉरिजेंटल लाइंस चार्ट में अपीयर हो रही हैं वही क्या कहलाती हैं, ग्रिड लाइंस कहलाती हैं, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग चार्ट। चार्ट की फॉर्मेटिंग कैसे होती है, तो फॉर्मेट मेन्यू का यूज़ करते हैं हम चार्ट में चेंजेस करने के लिए। स्टेप क्या होता है, हम डबल क्लिक करते हैं चार्ट पे, फिर सेलेक्ट करते हैं चार्ट के एलिमेंट को जिसमें हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, और फिर हम फॉर्मेट फ्रॉम द मीनू बार, फिर हम चूज़ करते हैं फॉर्मेट मीनू बार से, ठीक है। अब बात करते हैं चेंजिंग द चार्ट टाइप। चार्ट टाइप चेंज करना हो तो क्या करेंगे, द स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू चेंज द चार्ट टाइप। सेलेक्ट द चार्ट बाय डबल क्लिक, डबल क्लिक करके चार्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे चार्ट पे जिसमें हम चार्ट टाइप चूज़ करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे नया चार्ट और क्लिक ओके कर देंगे।
ठीक है। तो हमारा चार्ट जो का टाइप जो है वो चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या एडवांटेजेस हैं चार्ट या ग्राफ के, हम क्यों चार्ट या ग्राफ बना रहे हैं। तो हमें विजुअल एक्सप्रेशन देखना है, विजुअली डेटा को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम चार्ट बना रहे हैं। हम अपने डेटा को ईजिली रीड कर पाते हैं, समझ पाते हैं अगर हम विजुअली एक्सप्रेशन कर रहे होते हैं तो, इसलिए हम चार्ट बना रहे हैं। और हम बात करें तो एनालाइज और इंटरप्रेट करना है हमें डेटा को क्विकली, इसलिए हम चार्ट बना रहे हैं। हमें ट्रेंड्स को ईजिली समझना है, डेटा को कंपेयर करना है, इसलिए हम चार्ट बना रहे हैं। ठीक है, ईजिली ग्रैस्प करना है, चीज़ों को कैच करना है, इसलिए हम चार्ट बना रहे हैं। हमें ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा को ईजिली और लिमिटेड स्पेस में समझना है, इसलिए भी हम चार्ट बना रहे हैं। तो बहुत सारे एडवांटेज है चार्ट बनाने के। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज सिंटैक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, नॉर्मली सिंटैक्स मीन्स रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विच वी फॉलो इन एनी लैंग्वेज। तो सिंटैक्स नॉर्मली रूल्स या प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम हर एक लैंग्वेज में फॉलो करते हैं। तो अगर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात करें तो सिंटैक्स रिफर्स टू द स्पेसिफिक फॉर्मेट और सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड व्हेन इनपुटिंग डेटा इनटू एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे भी कुछ रूल्स हैं या सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के होते हैं, जो बताते हैं कि हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपने डेटा को कैसे इनपुट करना है। ठीक है, इंश्योरिंग द सिस्टम कैन करेक्टली इंटरप्रेट एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ कोड्स नंबर्स डिस्क्रिप्शन फॉर ईच ट्रांजेक्शन। तो हमें एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है अगर हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है अकाउंटिंग के लिए। उसके कुछ कोड्स हैं, नंबर्स हैं, कुछ ट्रांजेक्शन करने का तरीका है, उसी तरीके से हमें उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सिंटैक्स के एग्जांपल क्या है। तो अकाउंट कोड्स का यूज़ करना है, जैसे लाइक कैश, सेल्स, रेंट, एक्सपेंस, इन सब चीज़ों का यूज़ करना है, इसका कोड होगा उस हिसाब से। डेटा फॉर्मेट क्या होगा, डेट का फॉर्मेट, तो एग्जांपल डेट, मंथ, ईयर होना चाहिए। उसी तरीके से डेसिमल पॉइंट के लिए हम डेसिमल का यूज़ करेंगे अगर हमें अमाउंट्स को अलग करना है। ठीक है, चलिए अगर हम एक्सेल के सिंटैक्स की बात करें तो एक्सेल के सिंटैक्स में उसके कुछ फंक्शंस या फॉर्मूला आ जाते हैं, उसी को एक्सेल के सिंटैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे राइट करते हैं फंक्शंस एक्सेल में, तो स्टार्ट करते हैं इक्वल टू से, फंक्शन नेम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं, और इंटर द आर्ग्यूमेंट फॉर द फंक्शन, आर्ग्यूमेंट इंटर करते हैं, सेपरेट बाय कॉमर्स, कॉमर्स के थ्रू सेपरेट करते हैं, मतलब रेंज डिसाइड करते हैं, और फिर पैरेंथेसिस को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यही करते हैं ना, जैसे सम करना है तो पहले इक्वल टू लिखेंगे, फिर हम सम लिखेंगे, फंक्शन नेम, ठीक है, फिर हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर हम रेंज सेलेक्ट करेंगे जैसे C2 हो गया, और फिर कॉमा लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, सिंटैक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, यूजिंग द करेक्ट सिंटैक्स इंश्योर दैट फंक्शन वर्क प्रॉपरली एंड प्रिवेंट एरर्स। तो अगर हम करेक्ट सिंटैक्स का यूज़ करेंगे तो एरर नहीं आएगी और फंक्शंस प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, इसलिए सिंटैक्स इंपॉर्टेंट है। सिंपल फार्मूला कैन रिजल्ट इन एरर, ये कोई सिंपल फार्मूला भी एरर क्रिएट कर देता है अगर हम सही से सिंटैक्स नहीं लगाते, तो इसलिए कहीं ना कहीं सिंटैक्स सही से लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो चैप्टर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर 5 पे चलते हैं जो कि है हमारा अकाउंटिंग यूजिंग DBMS। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स इट्स यूज़र टू स्टोर एंड इफेक्टिवली मैनेज डेटाबेस। तो ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि हेल्प करता है यूज़र की कि वो अपने लार्ज डेटा को इफेक्टिवली मैनेज कर सके और यूज़ कर सके। तो ये एक सिस्टमैटिक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि क्रिएट करता है, स्टोर करता है, मैनेज करता है, मैनिपुलेट करता है, रिट्राइव करता है एंड अपडेट एनी काइंड ऑफ डेटा, किसी भी तरह के डेटा को। वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन ऑफ DBMS इज दैट इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मैनेज एन अकाउंटिंग सिस्टम। तो इसको अकाउंटिंग सिस्टम को भी हम मैनेज करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड MS एक्सेस इज़ वन ऑफ द पॉपुलर DBMS टूल। ठीक है, तो सबसे पॉपुलर हमारा जो DBMS टूल है वो क्या है, MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। As Microsoft primary database program, MS Access has many application in the economic world। तो इसकी बहुत सारी applications हैं। तो इन अकाउंटिंग इट में बी यूज फॉर रिव्यूइंग अकाउंट्स को रिव्यू करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, इनवाइस डाउन करने के लिए, कीपिंग अ चेक ऑन क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी,
फाइनल अकाउंट्स ईयर टू ईयर मैनेज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो MS एक्सेस इज़ अ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टैक्स मैनेजमेंट। तो ये बहुत ही इफेक्टिव टूल है फाइनेंस को मैनेज करने के लिए और टैक्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। तो ये हमारे डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को रिड्यूस करता है, डुप्लीकेशन नहीं हो सकता डेटा का। इनकन्सिस्टेंसी, अनियमितता को रिमूव करता है। डेटा शेयरिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हेल्प्स इन्फोर्स स्टैंडर्ड एंड डेटा इंटीग्रिटी, तो स्टैंडर्ड इन्फोर्स करता है, डेटा इंटीग्रिटी को हेल्प करता है, सिक्योरिटी देता है और रिसोर्सेज को सेव करता है। कम टाइम में लार्ज डेटा को हम मैनेज कर सकते हैं DBMS का यूज़ करके। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डेटाबेस टेक्नोलॉजी और सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड विदाउट हैविंग सफिशिएंट एक्सपर्टाइज इट कैन नॉट रन एफिशिएंटली। तो ये थोड़ा मुश्किल या कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसको बिना आप सीखे इस पर इफेक्टिवली रन नहीं कर सकते, कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, ठीक है। और कहीं ना कहीं डेटा सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम इसमें आती है, लैक होती है, कमी होती है। एक्वायर एंड मेंटेनिंग द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ वेरी कॉस्टली, तो DBMS को लेना बहुत कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ DBMS इन कॉन्टेक्स्ट टू अकाउंटिंग सिस्टम। तो इसके क्या फंक्शंस हैं, तो ये डिज़ाइन करता है सिंपल टेबल। इसमें हम सिंपल टेबल डिज़ाइन करते हैं, जैसे स्टूडेंट का पर्सनल डिटेल हो गया, उसके मार्क्स हो गया, कंपटीशन हो गया, पार्टिसिपेशन हो गया, ये सारी चीज़ें। तो अगर हमें टेबल डिज़ाइन करनी है तो हमें ये तरीके करने होंगे। पहले फील्ड नेम बनाना होगा, फील्ड टाइप बनाना होगा, फिर डेटा टाइप बनाना होगा, फिर फील्ड का साइज़ क्या है, फील्ड की प्रॉपर्टी क्या है, प्राइमरी क्या है, ये सारी चीज़ें बनानी होंगी। फिर हम टेबल को क्रिएट करेंगे। टेबल को क्रिएट करने के लिए डिज़ाइन व्यू का ऑप्शन लेंगे, फिर क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विजार्ड का यूज़ करके टेबल क्रिएट करेंगे और फिर उसमें डेटा को एंटर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फॉर्म्स बनाएंगे। फॉर्म्स आर यूज टू इजली व्यू, इंटर एंड चेंज डेटा डायरेक्टली इन अ टेबल। तो डेटा को टेबल में चेंज करना है, इंटर करना है या व्यू करना है तो उसके लिए हम फॉर्म्स बनाते हैं। तो जब हम फॉर्म ओपन करते हैं तो MS एक्सेस रिट्राइव्स द डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन इन अ लेआउट यू चूज़। तो ये हमें अलग लेआउट में दिखाता है। अ फॉर्म इज़ मेड अप ऑफ कंट्रोल्स, तो ये कंट्रोल से बना होता है। A control is used to facilitate the entry of information into the tables that the form represents। तो कहीं ना कहीं फॉर्म हमारी मदद करता है डेटा को सी करने के लिए, मतलब स्क्रीन पे देखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेरी। क्वेरी क्या करती है, क्वेरी सेलेक्ट करते हैं हम रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स इन अ डेटाबेस सो दैट दे कैन बी व्यूड, एनालाइज्ड और स्टोर्ड ऑन अ कॉमन डेटा सीट्स, ठीक है। तो जब हमारा सारा स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में क्वेरी की जाती है, फिर रिपोर्ट जनरेट होती है। तो resulting collection of records called a dataset sort of dynamic subset is saved as a database object and can therefore be usually used in future। The query will be updated whenever the original tables are updated। तो query भी original tables के according update हो जाती है, ठीक है। लास्ट स्टेप है हमारा जनरेशन ऑफ रिपोर्ट या रिपोर्ट जनरेशन। तो रिपोर्ट इज़ एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट योर डेटा इन अ प्रिंटेड फॉर्मेट। तो रिपोर्ट क्या है, एक इफेक्टिव तरीका है जिससे हम अपने डेटा को एक फॉर्मेट में प्रिंट करते हैं, ठीक है। सिंस यू हैव कंट्रोल ओवर द साइज एंड अपीयरेंस ऑफ एवरीथिंग ऑन अ रिपोर्ट यू कैन डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन द वे यू वांट टू सी। तो हम अपनी रिपोर्ट को कैसे देखना चाहते हैं ये हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन अ रिपोर्ट कम्स फ्रॉम एन अंडरलाइंग टेबल, क्वेरी और SQL स्टेटमेंट, ठीक है, विच इज़ द सोर्स ऑफ रिपोर्ट्स डेटा। तो रिपोर्ट हम प्रिंटेड फॉर्म में निकालते हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्वेरी का रिजल्ट होता है। तो रिपोर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो क्रिएटिंग अ रिपोर्ट बाय ऑटो रिपोर्ट का ऑप्शन यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं या बाय विजार्ड का यूज़ करके हम रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब कुछ एप्लीकेशंस है DBMS की, जैसे बैंकिंग हो गया, तो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, अकाउंट एक्टिविटीज़, पेमेंट और डिपॉजिट्स के लिए हम बैंकिंग सेक्टर का यूज़ करते हैं। एयरलाइन में हम रिजर्वेशन और शेड्यूल इन्फॉर्मेशन के लिए DBMS का यूज़ करते हैं। यूनिवर्सिटी में हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, कोर्स रजिस्ट्रेशन, कॉलेज या ग्रेड्स के लिए DBMS का यूज़ करते हैं। टेली कम्युनिकेशन में हम कॉल रिकॉर्ड, मंथली बिल्स या मेंटेन करने के लिए, बैलेंस के लिए इसका यूज़ करते हैं। फाइनेंस में हम स्टॉक या सेल्स को स्टोर करने के लिए, परचेज या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या स्टॉक या बॉन्ड को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। सेल्स में हम कस्टमर के रिकॉर्ड और प्रोडक्ट और सेल्स इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हम सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए, प्रोडक्शन को ट्रैक करने के लिए, इन्वेंट्री स्टेटस वेयर हाउस का चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं।
एचआर मैनेजमेंट में हम एम्प्लॉयज़ की डिटेल को रखने के लिए, उनका सैलरी, पेरोल, डिडक्शन या पे चेक्स जनरेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज़ है डीबीएमएस का, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपका पूरा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम रिवाइज हो जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं पूरे चैप्टर्स कवर करूं। फिर भी अगर कुछ छूट गया होगा तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको पूरे चैप्टर्स अच्छे से इस वीडियो में समझा दूँ, ठीक है। बाकी आप पूरी प्लेलिस्ट तो देख ही चुके होंगे। मेरा जो मुझे ये लगता है कि आप पूरी प्लेलिस्ट देख चुके होंगे, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है हर एक वीडियो में कि आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की पूरी प्लेलिस्ट चाहे 2x स्पीड में करके देखिए, लेकिन उसको देखिए ज़रूर, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस फंसे, ठीक है। क्योंकि हर एक क्वेश्चंस जो रिपीटेड आए हैं मैंने सब बार बार डिस्कस किए हैं आपको। चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सकें। और इसका जो है पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पर आज ही शेयर कर दूंगी। तो एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार ये वीडियो देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कई सारे कॉमर्स के टॉपिक मैंने अपने चैनल पर डिस्कस किए हैं, तो कई सारे कॉन्सेप्ट आपके आसानी से क्लियर हो सकते हैं अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।